शुरू किया जाए। चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा और 51 से शुरू करेंगे, है ना। तो 51 से शुरू किया जाएगा सवाल। चलिए, जिसको एकदम बाईपास से विदाउट डिस्टर्ब के, हम जानते हैं बहुत इमरजेंसी काम भी रहता है, बात समझ गए ना। तो पहले वही करना है, बाद में पढ़ाई करना है। थोड़ा कमेंट इधर कर दीजिए, कहा कि हम ऑनलाइन वाले से रूबरू थोड़ा सा होते हैं। इधर दिक्कत होता है क्या? अच्छा कोई, अरे भाई तो हम तो समूचे खड़ा हैं, तो तभी तुम फोटो में देखता है। चलिए 51 से देखेंगे सवाल। 51 से सवाल बढ़िया है, देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है कि किसे शीत कटिबंध पेटी कहा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं, नॉर्मलाइज ध्यान रखेंगे क्लास 6 का जो आपका एससीईआरटी है उसके नियमानुसार। तो ध्यान रखिएगा कि आप ये पृथ्वी अगर आप देख रहे हैं, तीनों मैप में मैं आपको दिखाऊंगा, ये पृथ्वी के बीचों बीच ध्यान रखेंगे 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि भूमि के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्योंकि विश्व के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा है। और इसे अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो भाई, अक्षांशों की कुल संख्या नॉर्मलाइज 180 कितना है? तो 0 डिग्री ये हुआ, और 0 डिग्री के ऊपर कितना हो गया? 90 डिग्री, और इधर भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो सीधा हो गया 90 90 कितना हो गया? 180। तो ये 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री से ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध, ये एरिया कहलाता है उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल रीजन। सालों भर गर्मी पड़ेगा, ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंध इस क्षेत्र को कहते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा कि यहां पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्किल, ये कहलाता है शीतोष्ण कहलाता है। दोनों गोलार्ध पर क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शीतोष्ण कहलाता है। अब गौर कीजिएगा, यहां पर जो आपका ये एरिया जो है उष्णकटिबंध, 0 से 23.5 डिग्री, 0 से 23.5 डिग्री, ये एरिया में 12 महीना गर्मी पड़ता है। 12 महीना, जिसमें अपना आधा भारत भी आता है, जिसमें 8 राज्य पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे के सारे इस क्षेत्र में आते हैं, जहां ध्यान रखेंगे 12 महीना क्या पड़ेगा? गर्मी। दुनिया के याद रखेंगे जितने भी अफ्रीका के कुछ देश हैं जो विषुवत रेखा के पास है, जहां भीषण गर्मी पड़ती है, जैसे ध्यान रखेंगे केनिया है, युगांडा है, तंजानिया है, कांगो है, वेस्ट इंडीज है। तो ये सारे के सारे, सूडान है, इथोपिया है, ये सारे देश विषुवत रेखा पर है जहां भीषण गर्मी पड़ती है। तो ये एरिया उष्णकटिबंध कहलाता है। ये दोनों एरिया शीतोष्ण कहलाता है। शीतोष्ण में अपना बिहार है, बिहार है, जहां देखिएगा कि 4 महीना पहले एकदम हुमच के ठंडा पड़ा है, और 4 महीना फिर गर्मी आएगा, और 4 महीना के बाद बरसात होगा। तो ये शीतोष्ण का, देखे हिंदी भी कुछ पढ़े ही होंगे, शीत प्लस उष्ण। शीत कब पड़ता है? ठंडा में। और उष्ण का मतलब क्या होगा? गर्मी। उष्ण का मतलब क्या होगा? तो शीत और याद रखेंगे उष्ण, ठंडा और गर्मी, और गर्मी जब होगा तो क्या होगा? वर्षा। तो शीतोष्ण प्रदेश दोनों में 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, और 4 महीना क्या होगा? वर्षा। जबकि दोनों गोलार्ध पर 66.5 से याद रखेंगे 90 डिग्री और 66.5 से 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा कि यह शीत कटिबंध कहलाता है, फ्रीजर जोन कहलाता है। जैसे याद रखेंगे रूस का साइबेरिया, ऊपरी स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और कनाडा वाला जो एरिया है, ये सारे के सारे याद रखेंगे आर्कटिक क्षेत्र वाला एरिया कहलाता है, साइबेरिया वाला क्षेत्र कहलाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध ये अंटार्कटिका कहलाता है। क्या कहलाता है? अंटार्कटिका, जहां सालों भर बर्फ ढका रहता है। सालों भर क्या ढका रहता है? बर्फ। तो ये कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। तो ध्यान रखेंगे कितने कटिबंध मुख्य रूप से? पहला उष्ण कटिबंध,
उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो दोनों गोलार्ध पर याद रखेंगे, इधर भी उष्ण कटिबंध, इधर भी शीतोष्ण, इधर भी शीत। इधर भी याद रखेंगे उष्ण, इधर भी शीतोष्ण और इधर भी शीत। तो 3 कटिबंध होंगे, पहला उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। क्लियर ना? अब एक बार पुनः देख लीजिए, कोई भी किसी को समझा सकते हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। 0 से 23.5 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध कहलागा, सालों भर गर्मी पड़ेगा। और 0 से 23.5 डिग्री मकर रेखा, यहां पर भी क्या पड़ेगा? गर्मी, है ना। जबकि 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा से दोनों गोलार्ध पर 66.5 इधर आर्कटिक सर्किल, इधर अंटार्कटिका सर्किल, ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री और 66.5 से 90 डिग्री क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा? तो सवाल पूछा गया कि शीत कटिबंध की पेटी किसे कहा जाता है? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, चूंकि शीत तो पूरा का पूरा ये फ्रीजर जोन रहता ही है, लेकिन दोनों गोलार्ध में याद रखेंगे समशीतोष्ण वाले एरिया में भी 4 महीना ठंडा पड़ता है। 4 महीना क्या पड़ता है? इस लेकर याद रखेंगे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा। क्या होगा? जबकि याद रखेंगे यहां पर अगर ऑप्शन में ये 66.5 डिग्री भी अगर आएगा तो ये भी एरिया फ्रीजर जोन या शीत कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। अब देख लीजिए, शीतोष्ण के कटिबंध में याद रखिए 4 महीना क्या पड़ेगा? ठंडा। 4 महीना क्या होगा? गर्मी। और 4 महीना क्या होगा? बरसात। क्या होगा? बरसात। मतलब ये एरिया में भी भीषण ठंडा पड़ेगा। 4 महीना याद रखेंगे, दोनों तरफ पड़ेगा। जबकि ये तो 12 महीना याद रखेंगे क्या रहता है? ये जमा ही रहता है, दोनों फ्रीजर जोन के नाम से जाना जाता है। जबकि दोनों तरफ की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे दोनों तरफ आपके 66.5 से 90 डिग्री और 66.5 से 90 डिग्री एक आर्कटिक कहलाएगा और दूसरा अंटार्कटिका। क्लियर ना? अब ये हुआ क्या? एक मिनट, ये हैंग कर रहा है इतना। एक तो इतना मौसम में बदलाव हुआ है, दिन से ही है। कोई भी टेक्नीशियन टीम लगता है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखा जाएगा। अजय अगर हैं तो पहुंचिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोशिश रहेगा। अब देखो भाई ध्यान रखेंगे, यहां पे कहता है प्यारे कि शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होती है? सर्द तो होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? जैसे याद रखेंगे अपना बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे 12 राज्य भारत के ऐसे हैं जो शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें याद रखेंगे कि खास करके आपके ऊपरी एरिया जम्मू कश्मीर लद्दाख सिक्किम की बात करेंगे, यहां पर काफी ठंडा पड़ता है। तो यहां कहता है कि शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होगी? सर्द होगी। कैसी होगी? कैसी होगी? लेकिन सदैव याद रखेंगे जैसे जैसे हम क्लास बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्लास बढ़ते जाएंगे तो इसमें बदलाव भी होगा। स्पष्ट रूप से याद रखेंगे शीतोष्ण में जलवायु सर्द भी होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि सर्द के अलावा याद रखेंगे गर्मी भी यहां पड़ेगा, और गर्मी के अलावा याद रखेंगे क्या होगा? वर्षा। क्या होगा? वर्षा। क्योंकि याद रखेंगे शीतोष्ण क्षेत्र में कहता है किस प्रकार की जलवायु, तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो यहां पर सर्द है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शीतोष्ण क्षेत्र में गर्मी भी होगा और वर्षा, क्योंकि शीतोष्ण का मतलब ही होता है शीत और उष्ण, जहां सर्दी भी पड़ेगा, गर्मी भी पड़ेगा और वर्षा भी होगा। शीतोष्ण क्षेत्र में याद रखेंगे 4 महीने का ठंडा, 4 महीने का गर्मी और 4 महीने का क्या होगा? बरसात। जबकि उष्ण कटिबंध अगर पूछ दे आपसे, तो उष्ण कटिबंध की अगर बात करेंगे तो उष्ण कटिबंध में 12 महीना क्या पड़ेगा? गर्मी, और गर्मी के साथ क्या होगा? वर्षा। ऐसे क्षेत्र कहलाएंगे उष्ण कटिबंध। जबकि फ्रीजर जोन की बात करेंगे तो उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं, और शीत कटिबंध वाले क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहां 12 महीना क्या पड़ेगा? ठंडा। 12 महीना क्या पड़ेगा? 12 महीना क्या पड़ेगा? जैसे रूस का साइबेरिया, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश में याद रखेंगे सालों भर क्या पड़ता है? ठंडा। क्या पड़ता है? और वो कहलाता है फ्रीजर जोन अर्थात शीत कटिबंध। तो ध्यान रखिएगा
कि पृथ्वी पर एक भाग ऐसा भी है, एक भाग ऐसा भी है जो ध्यान रखेंगे सालों भर गर्मी पड़ता है। जैसे याद रखें, कुछ देश की बात कर लीजिए, जैसे अपना ही देश की बात कीजिए, अपना देश केरल की बात करेंगे और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में कभी ठंडा नहीं पड़ता, कभी बर्फबारी नहीं होता, सालों भर गर्मी और वर्षा होता है। लेकिन उसी हटकर बिहार आ जाइए, 4 महीना ठंडा पड़ेगा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना क्या होता है, बरसात। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावे भारत के 12 राज्य शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। जबकि उच्चावच के आधार पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि मौसम और जलवायु जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मौसम और जलवायु के लिए अक्षांश ही जिम्मेदार है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके अलावे ऊंचाई और निचाई, जिसको उच्चावच कहते हैं, वो भी मौसम, जलवायु और टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा नहीं होता तो ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करेंगे, आपके उत्तराखंड, हिमाचल की बात करेंगे, तो वो सालों भर कुछ एरिया उसका बर्फ से ढका रहता है। जैसे ध्यान रखिएगा कि जनवरी महीने में जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है, जबकि जम्मू में कोई बर्फबारी नहीं होती है। जबकि सालों भर ध्यान रखेंगे लद्दाख क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और वो पूरा का पूरा ठंडा एरिया रहता है। तो उसके लिए ऊंचाई भी जिम्मेदार है, लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि मौसम और जलवायु और तापमान के लिए अक्षांश जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? कौन? तो इस तरीके से याद रखेंगे। शीतोष्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां जलवायु सर्द भी होगी, गर्मी और क्या होगा, वर्षा। जबकि उष्ण कटिबंध में केवल क्या पड़ेगा, गर्मी। क्या पड़ेगा? और शीत कटिबंध में 12 महीना क्या पड़ेगा, ठंडा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल कहता है, और कल के सवाल में ध्यान रखिएगा, कल जो लास्ट सवाल मैंने आपको बताया था उसमें सुधार कर लीजिएगा। 66.5 जो आपने ऐड किया था वो 23.5 कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य के सामने वो 66.5 होगा और पृथ्वी अपने अक्ष पर, ध्यान रखेंगे, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ। कितना डिग्री? तो जो 50 नंबर का क्वेश्चन आपको कल करवाए गए थे उसमें 66.5 कट कर दीजिएगा और कितना कर दीजिएगा, 23.5। जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 23.5 कर दीजिएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहां पर क्या कहता है? कहता है कि पृथ्वी का झुकाव का संबंध किससे है? बताइए, किससे है? मौसम के बदलाव। मौसम के बदलाव, ध्यान रखिएगा सदैव। अब देखिए, हमने बार बार कहा है कि जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका भी बढ़ते जाएगा। एक सवाल है कि यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी का झुकाव का संबंध, याद रखेंगे, मौसम के बदलाव से। जबकि एक जगह आपको फिर मैं पढ़ाऊंगा कि मौसम, जलवायु और तापमान के लिए ध्यान रखेंगे पृथ्वी का वार्षिक गति जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? कौन गति? मतलब कि ध्यान रखेगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा, जिसके कारण ध्यान रखेगा कि मौसम, जलवायु और तापमान, मौसम और तापमान में क्या है, अंतर होता है। किसके कारण? पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण। जबकि ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका कह रहा है कि पृथ्वी के झुकाव के संबंध में किससे है, तो ये मौसम का बदलाव है। क्योंकि आपको कल भी मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखेंगे कि 23.5 डिग्री झुका है, जिसके कारण ध्यान रखेगा कि सूर्य इस एरिया में है। अब ध्यान रखेगा कि सूर्य सदैव, ध्यान रखेंगे, जब कर्क रेखा पर पहुंचेगा जून में, तो इस एरिया का मौसम कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गर्म। तो जून महीने में सूर्य जब कर्क पर पहुंचेगा तो ध्यान रखेगा कि कर्क रेखा पर दुनिया के जितने भी देश हैं वहां का मौसम गर्म होगा। चूंकि भारत भी कर्क रेखा पर है, इसलिए जून में याद रखेंगे क्या पड़ेगा, यहां गर्मी। जबकि ध्यान रखेंगे कि यहां पर मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा पर जब सूर्य होगा तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि यहां से ध्यान रखेगा कि सूर्य की किरणें इधर तिरछा जाएगी। इस लेकर ध्यान रखेगा कि जनवरी महीने में सूर्य जो होता है वो मकर पर होता है, जिस कारण मकर रेखा पर एक देश है ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में भारी गर्मी पड़ रहा है और कर्क रेखा पर क्या पड़ रहा है, ठंडा। लेकिन जैसे ही ध्यान रखिएगा कि सूर्य कर्क से निकलकर 22 मार्च को, ध्यान दीजिएगा, 22 मार्च को सूर्य विषुवत पर पहुंचेगा और 22 मार्च के बाद सूर्य कहां पहुंचेगा, कर्क पर। तो 22 मार्च के बाद सूर्य जब कर्क पर 21 जून को पहुंचेगा तो भारत में गर्मी पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा, ठंडा।
तो सदैव ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो कर्क रेखा पर क्या पड़ेगा? गर्मी। और मकर पर क्या पड़ेगा? ठंडा। क्या पड़ेगा? ठंडा। और जब सूर्य मकर पर होगा तो कर्क पर क्या पड़ेगा? ठंडा। तो बताइए सूर्य जनवरी में किस रेखा पर है? मकर रेखा पर। किस रेखा पर? किस रेखा पर? तो मकर रेखा पर है, तो हमारे यहां क्या पड़ रहा है? ठंडा। क्या पड़ रहा है? और जून में सूर्य कहां आ जाएगा? कर्क रेखा पर। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? तो ये बदलाव के लिए ध्यान रखिएगा कि सदैव ये अक्षांश तो जिम्मेदार है ही, साथ ध्यान रखिएगा जैसे मान लीजिए कि आप आग वहां जला हुआ है और जब आप आग के किनारे या आग के पास जाते हैं तो भी गर्मी का महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा महसूस करने के लिए आपको झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है कि नहीं? तो इस तरीके से याद रखेंगे टेम्परेचर बदलाव के लिए, क्योंकि मौसम है क्या? तो मौसम सदैव ध्यान रखिएगा कि मौसम जो है वो ज्यादा जहां ठंडा पड़ेगा तो वो शीत प्रदेश कहलाएगा, ठंडा प्रदेश कहलाएगा। जहां गर्मी होगा तो वो गर्म प्रदेश कहलाएगा, मतलब गर्मी का मौसम होगा। तो इसके लिए याद रखेंगे अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ पृथ्वी का झुकाव भी जिम्मेदार है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन का भी प्रोसेस इसी कारण होता है। तो ये स्पष्ट रूप से ये ध्यान रखेगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा प्यारे, तो ध्यान रखेंगे यहां से आपका उत्तरी गोलार्ध नजदीक पड़ जाएगा। इसलिए कर जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध याद रखेगा आर्कटिक क्षेत्र में साइबेरिया वाले क्षेत्र में 6 महीने का दिन हो जाएगा। 6 महीने का क्या हो जाएगा? दिन। और कर्क रेखा पर चूंकि यहां सूर्य है तो इस प्रोसेस से भी आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यहां पर आप आसानी से समझेंगे कि ये देखिए आपका कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर जब सूर्य आ गया है तो ये जो सालों भर बर्फ से जमा रहता है तो यहां पर सूर्य नजदीक पहुंचेगा, क्योंकि यहां से नजदीक है, इस लेकर ये आर्कटिक क्षेत्र में 6 महीने का क्या हो जाएगा? दिन। 6 महीने का क्या हो जाएगा? और बताइए यहां से इधर तो आपका देखेंगे कि पृथ्वी झुका हुआ भी है, तो ये अंटार्कटिका में किरणें देर से पहुंचती है, मतलब पहुंचती ही नहीं है। इस लेकर ध्यान रखेंगे यहां 6 महीने का क्या होगा? रात। तो एक एग्जाम्पल ये भी समझ लें कि जब सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क पर होगा, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, तो आर्कटिक क्षेत्र अर्थात उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश पर 6 महीने के क्या होंगे? 6 महीने के। जबकि दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में 6 महीने के क्या होंगे? लेकिन प्यारे जब जनवरी में सूर्य पहुंच जाएगा मकर पर तो ध्यान रखेंगे 6 महीने का दिन इधर हो जाएगा और 6 महीने का रात इधर हो जाएगा। तो बताइए कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात के लिए पृथ्वी का झुकाव भी जिम्मेदार है कि नहीं है? है कि नहीं? तो पृथ्वी याद रखेंगे कितना डिग्री झुका हुआ? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? जिसके कारण दोनों गोलार्ध पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के क्या होते हैं? 6 महीने के दिन और 6 महीने के 6 महीने के दिन और 6 महीने के किसके कारण? पृथ्वी के झुकाव के कारण। कितना डिग्री? कितना डिग्री? कंफर्म ना? जबकि याद रखेंगे पृथ्वी के झुकाव के कारण याद रखेंगे मौसम का भी बदलाव होता है, जबकि मौसम बदलाव के लिए याद रखेंगे अक्षांशीय विस्तार भी जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे लीजिए और समझिए। देखो भाई ध्यान समझना है। समशीतोष्ण क्या है? सम मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? बराबर। और शीतोष्ण जहां याद रखेंगे ठंडा और गर्मी क्या पड़े? बराबर। ठंडा और गर्मी क्या पड़े? ठंडा और गर्मी क्या पड़े? कैसा कटिबंध होगा? समशीतोष्ण या शीतोष्ण? समशीतोष्ण या कहता है कि अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि समशीतोष्ण की अगर बात करेंगे, जैसे विषुवत रेखा पर आप देखेंगे कि विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी पड़ता है। विषुवत रेखा पर क्या पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है?
तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सालों भर गर्मी पड़ता है, जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में याद रखेंगे ठंडा भी पड़ता है। और यहां कम मत कर दीजिएगा, और गर्मी भी पड़ता है, ये कम यहां कट कर दीजिएगा। मतलब यह ध्यान रखिएगा कि ठंडा भी पड़ता है, अधिक ठंडा भी पड़ता है, और अधिक गर्मी भी पड़ता है। कम यहां से कट कर दीजिएगा, तो अधिक ठंडा भी पड़ता है और अधिक, जैसे बिहार में याद रखेंगे कि बिहार में ठंडा भी पड़ता है। अब गौर कीजिएगा, ठंडा कम होने के लिए याद रखेंगे, ठंडा कम होने के लिए मानव खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे बढ़ते पर्यावरण, याद रखेंगे पर्यावरण में प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ध्यान रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन जब होगा तो उसका बुरा प्रभाव मौसम पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? तो ये ठंडा और गर्मी, क्योंकि ओजोन जैसे ही डैमेज होगा, तो ओजोन जब डैमेज होगा तो वैश्विक तापमांतर या विश्व के तापमान बढ़ेंगे और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या होगी, जो एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। अभी भी दुनिया के अंदर ध्यान रखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर आगे भी पढ़ाएंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के देश आपस में बैठक कर रहा है, और उसका मुख्य कारण है कार्बन उत्सर्जन। क्या है? कार्बन, क्योंकि लगातार हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे, जिसके कारण विश्व का तापमान बढ़ेगा और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होगा, और ठंडा में ठंडा कम पड़ेगा, और बरसात में वर्षा होगा ही नहीं। और ये जलवायु परिवर्तन के मुख्य फैक्टर हैं। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि अगर मौसम में बदलाव हो रहा है तो उसके लिए याद रखेंगे हम मानव भी जिम्मेदार हैं। ये अवधारणा आप समझ लेंगे। तो ये ध्यान रखेगा कि समशीतोष्ण कटिबंध की बात करेंगे तो अधिक ठंडा भी पड़ता था। आज से आप 20 साल पहले जाएं तो पूरा शीतलहर चलता था, और शीतलहर के साथ पाला भी पड़ता था। आज पाला कहां चला गया? ताला के पास पाला पड़ता है, जिससे याद रखेंगे हमारा आलू का फसल डैमेज होता था, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो याद रखेंगे। और कश्मीर में भीषण बर्फबारी या स्नोफॉल होता था, बर्फबारी। लेकिन अभी का ताजा रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश का सेब का किसान देखते रह गया कि बर्फ कब होगा। जैसे बिहार का किसान देखते रहता कि मानसून आएगा आएगा आएगा, तब तक मानसून खत्म। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि शीतोष्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो अधिक ठंडा और क्या पड़ेगा? अधिक गर्मी भी पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बिहार में गर्मी में चला जाता है 45, और अगर ठंड की बात करेंगे तो टेम्परेचर एकाएक आ जाता है 10। क्या आ जाता है? 10। तो याद रखेंगे अधिक ठंडा और अधिक गर्मी पड़ेगा। कैसे क्षेत्र में याद रखेंगे? समशीतोष्ण। क्लियर ना? देखो कौन फोटो लगा दिया। टेक्नीशियन जो भी है ना, ये कोई गलत नहीं लगाया है, ठीक है, देखना नहीं है। ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा गिलास में रखो। ऐसे भी आपके लाइफ हो, हमारी शुभकामना है ना। देखो भाई ध्यान दो। तो ये मैंने आपको कहा कि ये बर्फबारी क्षेत्र, अब तो बर्फबारी भी गिरना बंद हो गया है, इसलिए कर अब आगे बात करेंगे हम इस पे, है ना। चल प्यारे ध्यान देंगे। पृथ्वी कहता है, ये कल भी, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? और इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, याद रखेंगे, 6 महीने के दिन और 6 महीने के, 6 महीने के दिन और 6 महीने के, 6 महीने के दिन और 6 महीने के। तो याद रखेंगे 6 महीने के दिन और प्यारे 6 महीने के रात की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? जबकि 23.5 डिग्री अक्षांश को, 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री अक्षांश अगर आपसे पूछ ले तो 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध है। जबकि 23.5 डिग्री अगर आपका दक्षिणी अक्षांश पूछ ले तो ये ध्यान रखेंगे, इसे मकर रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर आपसे पूछ ले तो क्या कहते हैं? अब बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से? 8 राज्य। कितने राज्य से? तो कर्क रेखा कितने राज्य? 8। कितने? कितने? क्या कर्क रेखा गुजरात से गुजरेगा? गुजरात से गुजरेगा ना। राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य? कितने? 8। कितने? कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा कितने राज्य? कितने? कितने? कंफर्म ना? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और देख लीजिए क्या कहता है। कहता है यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सबसे बड़ा दिन होता है कितने? 21 जून को। कितने जून को? तो 21 जून को होता है, सिर्फ याद रखें हमारे देश, क्योंकि हमारा देश किस रेखा पर? किस रेखा पर? तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में प्यारे ध्यान रखिएगा कि 21 जून को ध्यान रखेंगे, चूंकि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर चमकेगा? कर्क रेखा पर। किस रेखा पर? तो कर्क रेखा पर सूर्य, ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत चमकेगा, इस लेकर ध्यान रखेंगे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को क्या होगा? कहां पे? भारत में। कहां पे? कहां पे? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल की ओर क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा। कहता है यहां पे, कहता है जहां सालों भर गर्मी पड़ता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। क्या कहलाता है? तो सालों भर गर्मी जहां पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंध। क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंध। अब आप ही लोग बता दीजिए, इधर देखिए, लिखिएगा बाद में। हेलो, लिखना नहीं, समझना है ना? ध्यान दीजिएगा। अब भाई पुनः ब्लैंक मैप पर समझिए, सीधा देख लेंगे यहां पे कि उष्ण क्षेत्र, किसी को भी आप समझा सकते हैं। 3 कटिबंध याद रखेगा। उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी, उसके बाद क्या? शीतोष्ण, और उसके बाद शीत। उष्ण में 12 महीना क्या पड़ेगा? गर्मी। क्या पड़ेगा? गर्मी। और शीतोष्ण में 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना, और यहां 12 महीना ठंडा। अब तू बताओ प्यारे, यहां पर अगर 0 डिग्री अगर हम लेंगे तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से कितना? और 0 से 23.5 डिग्री, यह कहलाएगा उष्णकटिबंध। क्या कहलाएगा? उष्ण क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो याद रखेंगे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री या 0 डिग्री को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच, रेखा मतलब रेखा, नौ बबीता। बात समझा? भूमि के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अब विश्व के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को तो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या ये कितना डिग्री? तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या कितना डिग्री? कितना डिग्री? 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? कितना डिग्री? और ये कहलाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कौन सी? और ये दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर। कौन सा? मकर रेखा। कौन रेखा? तो बताओ भाई कि 0 से 23.5 डिग्री मकर रेखा और 0 से 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बीच में कैसा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध? जो याद रखेंगे जहां सालों भर क्या पड़ेगा? सालों भर, सालों भर। कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखेंगे। और इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा देश हैं अफ्रीका के। कहां के हैं? और अपना देश भारत भी आधा है, जो याद रखेंगे कर्क रेखा के किधर है? दक्षिण। कर्क रेखा के। और कैसे कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में। कैसे कटिबंध में? तो याद रखेंगे जहां सालों भर गर्मी पड़े वैसे कटिबंध को क्या कहेंगे? क्या कोई पूछेगा कि उष्ण कटिबंध पृथ्वी पर कितना से कितना डिग्री अक्षांश? तो 0 से कितना? 23.5। 0 से, तो 0 से 23.5 डिग्री कौन सी रेखा? 0 से 23.5 कौन सी रेखा? कौन सी? लड़की मास्क उसको झुप रहा है, उसको उठाओ भाई, झुपनालय है।
वो तो पूजा के बाद इनकाउंटर हम पूरा करेंगे ना। अब मास्क तास्क खोल के थोड़ा बोलिए ना, हल्का हल्का। लता मंगेशकर हैं, गला भारी हो जाएगा। ध्यान देना, ये ध्यान रखिएगा। 2 दिन हमको समय खाली लगा मूवमेंट कमरे में, उसके बाद तो इनकाउंटर फुल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हम हैं, है ना। कुपवाड़ा से हमारा पोस्टिंग यहाँ हुआ है, डायरेक्ट आए हैं वहां। कहां से? कुपवाड़ा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर से। ध्यान दीजिएगा। तो ये 23.5 से याद, 0 से 23.5 डिग्री और 0 से 23.5 डिग्री, कन्फर्म ना। अब कोई पूछ देगा प्यारे कि शीतोष्ण, तो कहिएगा शीतोष्ण में 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना बरसात। और बताइए शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से कितना था? 66.5। और 23.5 से कितना? 66.5। और फिर एक कटिबंध जिसको हम शीत कटिबंध कहते हैं, जहां 12 महीना क्या पड़ेगा? ठंडा। 12 महीना, कन्फर्म ना। याद रखिएगा, धीरे धीरे करके पूरा यादें करवा देंगे, टेंशन ही नहीं लेना। बस देखिए, हम बार बार लड़के को कहते हैं कि हम उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे जिस प्रकार से एक माँ 2 प्रकार की होती है। एक माँ होती है जो ध्यान रखिएगा कि बच्चा को जबरदस्ती एकदम जो है दूध पिलाता है चम्मच से, है ना। एक माँ होती है बड़ा रिलैक्स, वो देखता है कि बच्चा हमारा उतना ठीक ठाक तबीयत नहीं है, तो क्या करेगा? हल्का दूध गर्म करेगा और उसके बाद निकालेगा चुस्नी, गर्म करेगा और उसके बाद उसको पिलाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग को उसी श्रेणी में हम रखें। कोई गिलास नहीं, कोई चम्मच नहीं, है ना। बात समझ गए ना। एकदम रिलैक्स में आप लोग रहिए, केवल बैठे रहिए, बाकी सिखाने का ड्यूटी हमारा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है प्यारे? ध्यान दीजिएगा। देखो ये गया है, हमको शक है इसके बाद कोई नहीं गया, है ना। अब सवाल है कि चंद्रमा पर पहले व्यक्ति जो थे वो ध्यान रखेंगे कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कौन है भाई? तो कहता है चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अब ये देखो ये कूद रहा है ना। तो ये नील आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे। एक विशेष यान से गया था जिसका नाम था अपोलो। क्या नाम था? अपोलो 11। अपोलो कितना? तो अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग याद रखेंगे चंद्रमा के सतह पर उतरा था, जो एक अमेरिकी, याद रखेंगे क्या था? अंतरिक्ष यात्री था। कौन भाई? कौन सा? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग किससे गया था? अपोलो। अपोलो कौन? नील आर्म, जो कहां का था? अमेरिका का। कहां का? अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है प्यारे, कहता है यहां पे, कहता है कि पृथ्वी की गति के कारण दिन और क्या होते हैं? रात। पृथ्वी के गति के कारण क्या होते हैं? और ये बताइए ये क्या है? याद रखेंगे, यहां पर घूर्णी लिख दिया है ना। कोई बात नहीं है, चूंकि लिखा है बुक में, क्योंकि बच्चा को समझाना है ना, इसलिए लिखा गया है। वही तो है कि इसको समझाना आप लोग को, और हमारे यूट्यूब पर जितना स्टूडेंट्स उसको समझाना है कि देखो क्लास 6 में बच्चे को समझाने के लिए इस तरह से बुक में किया गया है ना। बस समझिए ना। तो ये शब्द आया है तो उसको बताना भी है। अब देखेंगे हमने क्या कहा था? एक शब्द कहा था घूर्णन। क्या कहा था? क्या कहा था? घूर्णन। और एक कहा था परिक्रमण। क्या कहा था? परिक्रमण कहा था ना। तो एक घूर्णन था और एक परिक्रमण था। क्या था? परिक्रमण की अगर बात करेंगे तो परिक्रमण में ध्यान रखिएगा कि ये देखेंगे कि ये पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य की क्या कर रहा है? देखिए ये एक अपना इसका एक कक्षा है, और इसी देखिए ये अपना कक्षा में ही घूम रहा है ना। तो ये कहलाता है परिक्रमण। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लेकिन सदैव याद रखिएगा कि परिक्रमण काल के कारण, ध्यान रखेंगे, हमने बताया था मौसम परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? मौसम परिवर्तन। क्या परिवर्तन? तो मौसम जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण काल के कारण। किसके काल? जबकि एक इसमें ध्यान दीजिएगा कि परिक्रमा करते करते ये अपने अक्ष पर घूम भी रहा है। अपने अक्ष पर क्या कर रहा है?
तो याद रखेंगे ये घूर्णन की अगर बात होगी तो उसके कारण होंगे दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात। तो पृथ्वी की गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात। अब देखिए इसमें बच्चा को समझाए तो दोनों कंडीशन है। एक तो ये ध्यान रखेंगे किसका गति कर रहा है, सूर्य का क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, मतलब वो रनिंग कर रहा है, और रनिंग के साथ साथ भी अपने अक्ष पर भी वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो अपने अक्ष पर भी वो घूम रहा है, अपने अक्ष पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। और वो घूमते घूमते वो किसका परिक्रमा कर रहा है? सूर्य का। किसका? तो याद रखेंगे अगर परिक्रमण पूछेगा तो परिक्रमण के कारण याद रखेंगे मौसम परिवर्तन होता है। परिक्रमण का ड्यूरेशन होता है 365 दिन का, और याद रखिए घूर्णन का होता है 24 घंटे का। घूर्णन का कितना होता है? घूर्णन का कितना? तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप सुधार भी ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप कर दीजिएगा परिक्रमण। क्या कर दीजिएगा? परिक्रमण कर दीजिएगा। तो स्पष्ट रूप से क्या दिया गया है? क्या बोल रही हैं? अच्छा दिन और रात है। अच्छा प्यारे, एक्सीडेंट है ना, कोई बात नहीं है। तो दिन और रात है तो कोई बात नहीं है प्यारे, तो ये घूर्णन ही कर दीजिएगा। परिक्रमण यहां से हम कट कर दिए, है ना। तो ये घूर्णन ही ठीक है, घूर्णी को घूर्णन कह दिए, कोई बात नहीं है ना। तो स्पष्ट रूप से याद रखिए दिन और रात, है ना। तो यहां मौसम रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिन और रात याद रखिए, बिल्कुल सही है। यहां कर दीजिएगा घूर्णन या घूर्णी, घूर्णन या क्या? घूर्णी, स्पष्ट रूप से। जबकि परिक्रमण काल की अगर बात करेंगे तो मौसम परिवर्तन। क्लियर ना? दिन और रात। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा। कहता है, यहां ध्यान देंगे स्पष्ट रूप से, कहता है कि अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी के काल्पनिक केंद्र को क्या कहते हैं? अक्ष। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के, याद रखिएगा, काल्पनिक केंद्र को क्या कहते हैं? अक्ष। ध्यान रखिएगा, अक्ष का मतलब होता है कि खुद ध्यान रखेंगे अपने अक्ष पर रहकर वो क्या करेगा? परिक्रमा भी करेगा, और याद रखिए घूर्णन भी करेगा। कौन? पृथ्वी। कौन? पृथ्वी। तो अपने अक्ष, और वो अक्ष क्या है? काल्पनिक। अक्ष क्या है? काल्पनिक। जहां पर पृथ्वी है केंद्रित उसको अक्ष कहते हैं, और वहीं पर वो अपने अक्ष पर घूमते रहता है, और घूमने के साथ साथ भी सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो इस प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से कहता है कि अक्ष किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के काल्पनिक केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ध्यान रखिएगा कि यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको हम दक्षिणी अक्षांश भी, अक्ष से अक्षांश बना, तो ये दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध, इसे दक्षिणी अक्षांश या इसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। यही अक्ष पर ये याद रखिए, इसको पोल भी कहते हैं, इसको या साउथ पोल बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो ये अपने अक्ष पर क्या है? केंद्रित है, और अपने अक्ष पर केंद्रित रहकर ये घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, जबकि अपने अक्ष पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसके कारण ध्यान रखेंगे मौसम परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? मौसम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए ये सवाल पूछे गए थे, ये सवाल जो पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, यस यस। लट्टू को नचते हुए देखे हैं? नट्टू को नचते हुए देखे हैं? नट्टू देखेंगे अपने अक्ष पर भी क्या करता है? नाचते रहता है, और वो घूमते भी रहता है। नट्टू देखे हैं नाचते हुए? नट्टू अपने अक्ष पर क्या कर रहा है? नहीं देखे हो? देखे हो? तो अपने अक्ष पर क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर भी वो नाचते रहता, और वो क्या है? तभी ना हाथ पर ले लेता है। नहीं लिया है? अरे अपने अक्ष पर नाचता भी है और वो गति भी करता है। नहीं देखा है? दिखाएंगे आईसीयू में। कोई भी सवाल, चूंकि यूट्यूब पर भी हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है और बहुत सारे हमारे यहां पर भी है, जिसको भी आपको पूछना, चूंकि 600-700 लड़के यहां पे हैं, जिसको स्पेशल आईसीयू, क्योंकि इमरजेंसी केस को हम जनरल वार्ड में नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आईसीयू है ना। ये ध्यान रखेंगे। हाँ 10-20 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना। चलिए अब ध्यान देंगे, यहां पर प्यारे ध्यान देना
कहता है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। देखो ये 125 में ही पूछा गया है, 3.0 बिहार शिक्षक है ना, टायर याद रखिए कितना में, 3.0 में पूछा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, ग्रीष्म संक्रांति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, एकदम सीधा ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? अपसौर। क्या? और ये घटना कब होगी? 4 जुलाई। कितना जुलाई को? बताओ प्यारे कि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कमेगा कि बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा ना? तो ये क्रिया कहलाता है क्या? अपसौर। क्या? जबकि ये उपसौर कौन सा? कितने जनवरी को? 3 जनवरी को। कितने जनवरी को? तो 3 जनवरी को जो घटना होगा उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस समय याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी नजदीक रहेगा। सूर्य और पृथ्वी क्या रहेगा? तो सूर्य और पृथ्वी जब नजदीक रहेगा ऐसी घटना को क्या कहेंगे? उपसौर। क्या कहेंगे? जब सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और कौन? सूर्य और पृथ्वी जब नजदीक रहेगा ऐसी घटना क्या कहलाएगी? उपसौर। क्या कहलाएगी? कितने जनवरी को? कितना 3 जनवरी। कितना जनवरी? जबकि याद रखेंगे 4 जुलाई को क्या होगा? 4 जुलाई पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या होगी? और ऐसी घटना क्या कहलाएगी? अपसौर। क्या कहलाएगी? तो अपसौर की घटना याद रखेंगे 4 जुलाई। कितने जुलाई? और उपसौर की घटना कितने? कंफर्म ना? चलिए ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछा गया है। कहता है मानव भूगोल के जनक किन्हें कहा गया है? फ्रेडरिक, याद रखेंगे, रैटजेल को कहा गया। किसको कहा गया है? फ्रेडरिक रैटजेल को क्या कहा गया है? मानव भूगोल का जनक। किस भूगोल का? इसमें लड़के बहुत फंसते, जैसे आधुनिक, याद रखिए, भूगोल का जनक है ना। जैसे भूगोल का अगर पिता पूछेगा कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हिकेटियस को। किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे अगर पूछेगा कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं तो याद रखेंगे भूगोल का पिता कहते हैं हिकेटियस को। किसे कहते हैं? हिकेटियस को। किसे कहते हैं? हिकेटियस को। किसका पिता? भूगोल का पिता। जो याद रखेंगे, स्पष्ट रूप से सवाल कई बार पूछे गए हैं, जबकि यहां पर पूछे गया है मानव भूगोल। कौन भूगोल? तो मानव भूगोल का याद रखेंगे। कहता है कि जनक कौन है? तो यह है फ्रेडरिक, याद रखेंगे, रैटजेल। कौन है भाई? फ्रेडरिक रैटजेल। किसके पिता? मानव भूगोल। किसके? जबकि याद रखिए भूगोल का केवल पिता पूछेगा तो क्या होगा? हिकेटियस। क्या होगा? हिकेटियस। क्या होगा? क्या होगा? हिकेटियस। कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी सवाल पूछे गए थे एग्जाम में बिल्कुल, और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहां पर क्या है, ये सवाल भी पूछे गए। कहता है आधुनिक भूगोल, अब देख लीजिए, भूगोल के पिता कौन? हिकेटियस। भूगोल का पिता, लेकिन यहां फंसा दिया, पूछ दिया कि आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मौलिक कृति ज्योग्राफिया के लेखक याद रखेंगे कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट याद रखेंगे। तो आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन। तो आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन कौन है? हम्बोल्ट। जबकि याद रखेंगे अगर भूगोल का पिता पूछेगा केवल तो हिकेटियस। क्या होगा? तो भूगोल का पिता, अब लड़का पढ़ के गया कि भूगोल का पिता कौन है? हिकेटियस। अब पूछ दिया आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और यह पूछा गया बीपीएससी टायर 3.0628, याद रखेंगे 19 जुलाई 2024 के अपडेट सवाल है। तो ये ध्यान रखेंगे 6 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था ये 6 to 8 का ये सवाल पूछा गया। तो आधुनिक, याद रखिएगा कि आधुनिक
भूगोल के पिता हैं अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट, और इसी के नाम पर एक जलधारा भी है जिसको हम होमबोल्ट जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? होमबोल्ट जलधारा। क्या कहते हैं? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अभी और गर्मी आने वाला है, बस समझिए ना, पतझड़ हो जाएगा एकदम। एक एक घंटा में एनर्जी का, हम लोग तो सोच रहे थे कम से कम 3 घंटा का इनकाउंटर हो, है ना, लेकिन जब ये 2 घंटा में इनकाउंटर, अभी ऐसा मौसम है जो कि याद रखेंगे मौसमों में सबसे बेहतर मौसम बसंत काल है ना। तो बसंत काल में ये हाल है, तो ग्रीष्म काल में तो बॉडी डिहाइड्रेट होगा, और बहुत सारे यहां पर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जी बॉडी डिहाइड्रेट होगा और वो आईसीयू में जाएंगे। तो बात समझिए, थोड़ा सा अपना उत्साह बना के रखिए। आप तो बैठे रहते हैं, आप तो सुनते हैं, लेकिन हम लोग आके फुल एनर्जेटिक के साथ क्लास लेते हैं और लगातार क्लास लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा, है ना, एकदम लाचार है, ठीक है, किसी तरह से पढ़ाओ भाई, है ना, बना दो किसी तरह से। जब हम बोल दिए कि कम से कम एक्टिव रहिए, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए ये सवाल भी देख लेंगे। ये सवाल पूछा गया है कि 3 माह, कहता है जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा का विस्तार माना जाता है कर्क रेखा के समांतर, किंतु किधर? दक्षिण। कर्क रेखा के समांतर, लेकिन किधर भाई? दक्षिण। अब बात समझो भाई, एक नक्शा यहां भी थोड़ा सा, एक छोटा सा नक्शा बनाएंगे हम भारत का और आपको समझाएंगे। देखिए कहता है, आप समझेंगे कि ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। कहता है 20 डिग्री, कितना डिग्री? 20 डिग्री। कब भाई? जनवरी। कब? जनवरी। कब? जनवरी। तो मेरे नालायकों, ये समझो कि 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? तो प्यारे कर्क रेखा से ऊपर ही शीतोष्ण कटिबंध था, है कि नहीं है? शीतोष्ण कटिबंध है मेरे प्यारे। तू बताओ कि कौन महीना चल रहा है? इसीलिए कई क्वेश्चन भी बीपीएससी टायर 2.0628 है ना, 9 दिसंबर 2023 को पूछा, ताजा ताजा 9 दिसंबर को पूछा और जनवरी से क्वेश्चन बना दिया। अब हम जनवरी के बाद फरवरी में हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि बनेगा, ध्यान रखो, समझो। जनवरी माह में 20 डिग्री टेम्परेचर समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। कहता है कर्क रेखा के समांतर, किंतु उत्तर नहीं दक्षिण। उत्तर नहीं दक्षिण। मैप से समझो कैसे। तो अभी कर्क रेखा के ऊपर जनवरी में उत्तर भारत के मैदान में टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही कर्क रेखा से नीचे हम जाते हैं तो कहता है कि टेम्परेचर इधर जाने के बाद टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, और इधर जाने के बाद टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो जनवरी महीने में उत्तर भारत में चलने वाली शीतलहरें जो 10 डिग्री टेम्परेचर से 15 डिग्री, कहीं पर 8 डिग्री टेम्परेचर होता है, और इसी टेम्परेचर के कारण उत्तर भारत के मैदान में, ध्यान रखेंगे, शीतलहर चलता है। क्या चलता है? जबकि कर्क रेखा के अगर दक्षिण हम जाएंगे तो वो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंध है, और इधर जाने के बाद जब टेम्परेचर, ध्यान रखेंगे, क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखेंगे कर्क रेखा के समांतर किधर, लेकिन किधर भाई? दक्षिण। तो बताओ ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के ये क्या है? दक्षिण है। तो बताओ ये टेम्परेचर इधर 20 डिग्री है, तो ये इधर आने के बाद टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, और इधर जाने के बाद टेम्परेचर क्या होगा? क्या होगा? कौन महीना में? कौन महीना में? तो क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में कैसे कटिबंध? उष्ण कटिबंध। कैसे कटिबंध? और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण। कैसे कटिबंध? कन्फर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल है, यहां पर देखेंगे सवाल, यहां पर ये सारे प्रीवियस पूछे गए थे, ये इस लेकर आपको दिखाना कंपलसरी है और समझाना भी कंपलसरी है कि कहां से सवाल पूछता है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? कई बार मैंने बताया, पश्चिम से। पश्चिम से। पश्चिम से। कन्फर्म ना? अब प्यारे दू ग्रह जो था वो पूरब से किधर घूमता था? अब प्यारे वो था के शुक्र और यूरेनस। कौन? यूरेनस। कौन? यूरेनस को मैंने क्या कहा था? अरुण। क्या कहा था?
तो बताओ भाई कि दो ग्रह ऐसा है जो पूरब से किधर घूमेगा? पूरब से, पूरब से, पूरब से। तो पूरब से पश्चिम दो ग्रह के शुक्र और शुक्र और शुक्र और कन्फर्म ना। जबकि याद रखेंगे इसके अलावा 6 ग्रह में अपना पृथ्वी भी है जो पश्चिम से किधर घूमता है? पूरब। पश्चिम से, पश्चिम से, पश्चिम, पश्चिम। जबकि 2 ग्रह शुक्र और कौन? अरुण। शुक्र और अरुण का एक अन्य नाम क्या बताए? यूरेनस। क्या पूछेगा कि यूरेनस कैसा रंग देता है भाई? हरा प्रकाश। कौन प्रकाश? कैसा? जैसे रेड प्लेनेट मंगल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बताइए लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो प्यारे लाल ग्रह केकरा कहते हैं? सबको पता है मंगल को। किसको? लेकिन पूछेगा कि हरा प्रकाश के देता है? यूरेनस। कौन? और सबसे ज्यादा चमकता के है? कौन? तो सबसे ज्यादा चमकता कौन है? हरा रंग कौन देगा? यूरेनस। कौन? ए मास्टर साहब ध्यान दीजिए ना, आप ही को बोल रहे हैं, काहे टेंशन में है? नौकरी बाद में लगेगा, ऐसा ही लड़का को नौकरी लग जाएगा, शादी भी हो जाएगा, बच्चा नहीं होगा। यही इनकाउंटर है। नहीं पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। चलो प्यारे ध्यान देना है। कहता है अब देखो, इस सवाल तू अपने से बना देगा, इस सवाल अब अपने से बनाएगा। और कितना, देखिए सवाल, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कितना मेरे प्यारे? पहला कौन कटिबंध? उष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? उष्ण के बाद कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? और शीतोष्ण के बाद कौन? शीत कटिबंध। कौन कटिबंध? प्यारे बताओ कि अब देखो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अभ्यास कराना हमारी ड्यूटी है कि नहीं है? कितना बड़ा प्लेयर हो तो ये ध्यान रखिए, सचिन तेंदुलकर का लास्ट मैच था, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करके गया था। वो तो सोचता कि अब तो मेरा जिंदगी का लास्ट मैच है, चलो ऐसे ही खेल लेते हैं, लेकिन अंतिम कल मैच है और आज प्रैक्टिस जारी है। तो वही बात है, कोई भी क्षेत्र में, वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, वो टीचिंग का क्षेत्र हो, या फिर मेडिकल का क्षेत्र हो, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना अभ्यास आप करेंगे, उतना आपको याद रहेगा। है कि नहीं है? कितनों डॉक्टर थ्योरी पढ़ के जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल करता है कि किडनी यही है ना, लेकिन फिर भी उसको सर्जरी करते करते अभ्यास हो जाता है। वही बात यहां पर भी है। अभ्यास हम इसलिए करवाएंगे क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट होकर जाएंगे एग्जाम सेंटर पर कि यही आंसर है, और वही सटीक करके आएंगे। क्योंकि कंपटीशन का सबसे बड़ा क्या है कि कंपटीशन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, ई होगा क्यों होगा, ई होगा क्यों होगा, चलिए यही होगा, अब घर आते हैं तो ये नहीं होगा। बात समझो। तो प्यारे कितने कटिबंध? अब तू बताओ कि मैंने कहा था उष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध? उष्ण कटिबंध में 12 महीना क्या पड़ेगा? गर्मी। 12 महीना। शीतोष्ण कटिबंध में 4 महीना ठंडा, 4 महीना, 4 महीना गर्मी, है ना, और 4 महीना क्या? वर्षा। कैसे कटिबंध में? अब प्यारे शीत कटिबंध में 12 महीने का, 12 महीने का। तो कहता कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? तो ये 6 क्लास एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर पृथ्वी पर पूछा गया कितने कटिबंध, तो ये ध्यान रखिएगा 3। पहला कौन? उष्ण, शीतोष्ण और शीत। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देख लीजिए यहां पर, इसको भी थोड़ा सा यहां पर भी आप समझ लीजिए। आपको क्या बताया था कि देखो ये पीला वाला जो एरिया है ना, ये पीला वाला एरिया में की पड़ेगा? बताओ क्या पड़ेगा? ये उष्ण कटिबंध है ना। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ये एकदम ऐसे समझाओ, किसी को आप समझा सकते हैं। देखो प्यारे, ये सूर्य है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर।
पड़े ना, पड़े ना। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, सूर्य कहीं भी जाए लंबवते पड़ेगा। तो ये 12 महीना विषुवत रेखा पर क्या पड़ता है? गर्मी। क्या पड़ता है? अब देखो सूर्य अगर थोड़ा खिसकेगा कर्क रेखा पर, तो ये देखो ये एरिया में 4 महीना का जो देखो यहां से 23.5 से 66.5, यहां पर क्या होगा कि यहां पर 4 महीने का ठंडा, 4 महीने का गर्मी और 4 महीने का क्या होगा? बरसात। और फिर ये एरिया देखो कि तिरछा रोशनी जा रहा है, तो यहां पर 12 महीने का क्या पड़ेगा? ठंडा। 12 महीने का ठंडा। वही बात इधर भी होगा, और बात इधर क्या होगा? तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि इस एरिया में भी देखिए ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक पड़ रहा है, तो यहां पर भी 4 महीने का ठंडा, 4 महीने का गर्मी और 4 महीने का बरसात। और ये एरिया थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा तिरछा पड़ा, यहां 12 महीना क्या पड़ेगा? ठंडा। ये देख प्यारे 66.5 से 90 डिग्री, 66.5 से 90, 66.5 से 90, ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। ये पूरा बर्फ से जमा रहेगा। 66.5 से याद रखेंगे कितना? 90। ये है आर्कटिक। क्या है? ये भी बर्फ से एकदम ढकल रहेगा। और जबकि ये 23.5 कर्क से 23.5 कौन सा? मकर। ये 23.5 से आपका कर्क से 66.5 आर्कटिक। ये एरिया कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? तो दोनों गोलार्ध पर 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5, तो 23.5 कर्क रेखा से 66.5 आर्कटिक सर्किल शीतोष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 अंटार्कटिका। ये कहलाता है शीतोष्ण। 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात। अब देख प्यारे, इसी एरिया में दुनिया के लगभग देश आते हैं। अपना आधा भारत भी आता है, पूरा यूरोप आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है, एशिया का पूरा एरिया आ जाता है। जबकि ये विषुवत रेखा पर जो है, विषुवत रेखा पर ज्यादा अफ्रीकी देश आते हैं। ज्यादा कैसे देश आते हैं? अफ्रीका। ये अफ्रीकी देश में लगभग अफ्रीकी देश ये विषुवत रेखा के लोकेशन में आते हैं, और ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि वहां के लोग ज्यादा काला होता है। क्या होता है? कैसा होता है? काला होता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि हमने कटिबंधों को कितने भागों में बांटा है? 3। पहला आपका उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और कैसा? शीत कटिबंध। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है, अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए केवल। कहता है कि शीतोष्ण कटिबंध में कुछ देश का नाम बताइए। फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और तो फ्रांस और जर्मनी कैसे कटिबंध में? शीतोष्ण। कैसे? अब देखिए 2 आप लिख लीजिए, और 10-20 में आपको सुनाऊंगा। देखिए शीतोष्ण कटिबंध की बात करेंगे जहां 4 महीने ठंडा, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात आता है। ऐसे क्षेत्र में दुनिया के सबसे ज्यादा देश है। इसमें अपना देश भारत भी है, और भारत के अलावे एशिया के लगभग देश, यूरोप के लगभग देश और उत्तरी अमेरिका के लगभग देश याद रखिएगा कि शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। जबकि उष्ण कटिबंध की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंध में एशिया के प्रमुख देश में आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, मालदीव की बात कर लीजिए, इसके अलावा मलेशिया और सिंगापुर की बात कर लीजिए, ये सारे याद रखिए उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। जबकि अफ्रीका के लगभग देश हो, सूडान हो, इथोपिया हो, सोमालिया हो, केनिया, तंजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिटेनिया, पश्चिमी सहारा, ये सारे देश प्यारे कैसे कटिबंध में? उष्ण कटिबंध। इसके अलावा ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेस्ट इंडीज आइलैंड, जमाइका, क्यूबा, त्रिनाद टोबैगो, बहामास, बारबाडोस, ऐसे सारे देश याद रखिए उष्ण कटिबंध में हैं, जहां भीषण गर्मी पड़ता है। इसी लेकर विषुवत रेखा और उष्ण कटिबंध में जो देश पड़ता है वहां के लोग काले होते हैं, जैसे केनिया, युगांडा, इथोपिया, तंजानिया, वेस्ट इंडीज। क्रिस गेल को देखे होंगे, पूरा काला है ना, क्योंकि वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। कैसे क्षेत्र में? और हमारा बिहार और यूपी देखिए उष्ण कटिबंध, जहां गर्मी पड़ेगा ना वहां का लोग ज्यादा काला होगा। काहे? गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए कर विषुवत रेखा पर जो जैसे केरल के लोग देखेंगे कि ज्यादा काला है कि नहीं है। और हम लोग जैसे हैं शीतोष्ण कटिबंध में। कैसे कटिबंध में?
4 महीना ठंडा पड़ता है, 4 महीना गर्मी और 4 महीना बरसात। इस लेकर बिहार यूपी के लोग देखेगा ना तो ज्यादा काला है ना तो ज्यादा गोरा है, सांवला है। इस लेकर ही ठंडा में ठंडा जैसा क्रीम लगाएगा पॉन्ड्स, और गर्मी में लगावेगा फेयर एंड लवली, जो इन्वायरमेंट के खिलाफ काम करता है कि नहीं, करता है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। और कश्मीर के लोग ज्यादा गोरे हैं क्योंकि वो शीत एरिया में है, मतलब वहां ठंडा ज्यादा पड़ता है। तो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लोग ज्यादा गोरे हैं क्योंकि वहां ठंडा ज्यादा पड़ता है। बिहार में ना तो ज्यादा गोरा ना तो ज्यादा काला, शीतोष्ण कटिबंध में। और केरल और तमिलनाडु में चल जाइए तो वहां मिलेगा काला मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से ये विविधता याद रखेंगे जलवायु के कारण है। किसके कारण है? तो फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और कौन? तो फ्रांस और जर्मनी के लोग बताइए कि गोरे हैं कि काले? गोरे हैं ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। तो ये दो देश, फ्रांस और कौन सा? कुछ सवाल पीछे कर रहा है, रुको। अच्छा, वो 3-4 वो बोल रहा है ना, वो बाईपास है, देख रहे हो? हाँ, बाईपास से निकलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 1 मिनट। बोले ना आईसीयू में मिलना है। हाँ, तो एगो ने 5 गो पूछना है, 5 गो, 2 गो नहीं, 5 गो। हम वहीं रहेंगे। हाँ, हम आईसीयू में आ रहे हैं। वेंटिलेटर वाला पेशेंट को अलग से देखते हैं। देखो भाई, ध्यान देना। कहता है प्यारे, ध्यान दीजिएगा, खाली एग्जाम डेट दे देना, उसके बाद देखो यही सब लड़का बोलेगा और थोड़ा सा इमरजेंसी पर तुम लोग काम करता है। जब देख रहा है कि ठीक है ठाक है तो चलो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, हमारा मन ठीक लग रहा है। और जहां सांस तेज हुआ, डॉक्टर साहब देखिए नर्सों पकड़ के ला रहा है, तू ही देख दो, अभी डेट आ जाएगा तो अभी अब तुरंत हो जाइएगा, है ना। इस लेकर जिसको स्पेशल काम है, जैसे हम जानते हैं कि 95% बैठेगा, वो 5 को जो लफंगा जिसको कहीं जाना है, जिसको कहीं जाना है, मिलना है, तो वो बोलेगा हो गया, नहीं हुआ है। जिसको हुआ है तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे, कहता है कि पृथ्वी पर कितने जल मार्ग है भाई? 4। कितने? तो पृथ्वी पर जल मार्ग कितने हैं? जल मार्ग की अगर बात करेंगे ना, तो जहां से याद रखेंगे रास्ता बनता है। जैसे आप नाम सुने होंगे सुएज का, किसका नाम सुने हो? सुएज नहर, दुनिया का सबसे बड़ा नहर प्यारे कौन? सुएज नहर की बात करेंगे। सुएज नहर मिस्र में है। कहां पे है? तो सुएज नहर कहां है? मिस्र में। कहां पे? जो हमने कई बार बताया कि ये भूमध्य सागर को, किसको? भूमध्य सागर को याद रखिएगा लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को किससे? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर। कौन नहर? कौन नहर? सुएज नहर के बाद याद रखिएगा एक है पनामा। कौन सा? पनामा का नाम सुने हो? ये प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ता है। प्रशांत को किसको? तो प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कौन प्यारे बताओ तो? पनामा। कौन? तो पनामा नहर प्रशांत को किससे? प्रशांत को कौन नहर? पनामा। कौन? जबकि याद रखेंगे पनामा के बाद याद रखेंगे एक नहर आप सुने होंगे, कील नहर। कौन? कील नहर जर्मनी में है, जो बाल्टिक सागर को याद रखेंगे उत्तरी सागर से जोड़ता है। बाल्टिक सागर को। और एक नहर है सू नहर, जो अमेरिका में है। सू नहर कहां है? तो एक है सू नहर। कौन सा नहर? और सू नहर की बात करेंगे तो सू नहर कहां पड़ता है? अमेरिका। सू नहर कहां पड़ता है? अमेरिका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत। कौन सा? तो सबसे बड़ा महासागर कौन? और प्रशांत में ही दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है मेरियाना। कौन सा? नाम सुने हो? तो मेरियाना ट्रेंच की बात करेंगे या मेरियाना खाई की बात करेंगे, यह दुनिया की सबसे गहरी खाई है, जो याद रखेंगे प्रशांत महासागर में है। कहां पर है?
याद रखेंगे रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी ध्यान रखेंगे किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर। किससे? तो प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महासागर में, किस महासागर में? जबकि दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन है? मेरियाना। कौन सी? और मेरियाना कहां है? प्रशांत महासागर। मेरियाना कहां है? मेरियाना कहां है? और प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है। कहां पे? प्रशांत महासागर। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक मिनट, 65 तक था या उससे ज्यादा था? बोल रहे हैं ना? कल 50 तक हुआ था ना, तो आज 15 क्वेश्चन कराए। एक मिनट, पीपीटी आ रहा है। टाइम कितना हुआ है? 2:30 हुआ है। तो आज सैटरडे है ना, कहीं जाइएगा? टाइम दिए हैं नहीं ना? तो जब 5 लड़के को प्रॉब्लम है तो ये सब अन्य लड़के को टॉर्चर। देखिए आने वाले समय में एग्जाम वैकेंसी तो समझ ही रहे हैं, और आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगा, है ना? उस समय आपको रूम पर भी पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। बात समझिए ना? हाँ, तो ठीक है, ड्यूरेशन तो ठीक ठाक है, और ऐसा नहीं है तपस्या है, कोई भी चीज मेहनत है ना? तो मेहनत है तो थोड़ा सा कर लीजिए, है ना? बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, है ना? कम से कम। अब चलो भाई ध्यान देना है, बीच में आप जो डिस्टर्ब करेगा इनकाउंटर। 5 ही है, ये 5 को करेंगे हम। पृथ्वी के कण किस किस से मिलकर बने होते हैं? मिट्टी, केकड़, पत्थर और पहाड़। मिट्टी, केकड़, पत्थर और पहाड़। क्या कहता है? पृथ्वी के कण किस किस से मिलकर बने? तो ये सीधा याद रखेंगे, मिट्टी, केकड़, केकड़ किसको कहते हैं? कंकड़ को। पत्थर और पहाड़ से मिलकर क्या बना है? मिट्टी। मिट्टी की बात करेंगे, एनसीईआरटी कह रहा है, एनसीईआरटी 6 की अगर बात करेंगे तो मिट्टी याद रखिए 6 प्रकार। कितने प्रकार के हैं? एनसीईआरटी में देखिएगा मिट्टी कितने प्रकार के हैं? 6। और भारत की अगर बात करेंगे सबसे बड़ी मिट्टी कौन है? जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अब यही से सवाल पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी को एक अन्य नाम से जानते हैं, कांप मिट्टी। कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? कांप मिट्टी के नाम से जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं। और इसको 2 भाग में बांटते हैं, खादर और याद रखें क्या? खादर और। तो खादर और बांगर के नाम से किसको भाई? जलोढ़ को। खादर की बात करेंगे, नई जलोढ़। कौन सी जलोढ़? तो नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ को? पुरानी जलोढ़ को। सदैव याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में सदैव एक सवाल पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में जो भाग लेता है वो नदी भाग लेता है। कौन भाग लेता है? तो बताइए नदी कौन मिट्टी का निर्माण करता है? जलोढ़ मिट्टी का एक अन्य नाम कांप मिट्टी। क्या? कांप। इसी कांप मिट्टी को एक अन्य नाम से जानते हैं, कछारी मिट्टी। कौन मिट्टी? यह पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से? कांप या कछारी? कांप या? कांप या? जबकि जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग, खादर और नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ को। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। किसके द्वारा? नदी के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल फास्ट और आपको विशेष कंटेंट के साथ। जल संधि किसे कहते हैं? 2 जलधारियों को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? जल संधि। क्या कहते हैं? अरे प्यारे, जल मतलब पानी, और याद रखेंगे संधि का मतलब होता है जुड़ना। संधि का मतलब क्या था? जैसे भारत के पास एक जल संधि है, नाम सुना होगा, पाक जल संधि। कौन जल संधि? ये जल संधि भारत और श्रीलंका, भारत और तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन जल संधि? कौन जल संधि? ये जल संधि प्यारे बंगाल की खाड़ी को, किस खाड़ी को? बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है मन्नार की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी को कौन जल संधि? कौन जल संधि? तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को किससे? और यह जल संधि भारत और किसके बीच है? भारत और कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा।
इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि दुनिया के अंदर कुछ जल संधि है, जैसे याद रखिएगा, नाम सुने होंगे हार्मुज का, सुने हैं? हार्मुज जल संधि सबसे महत्वपूर्ण जल संधि जो याद रखेंगे ईरान और ओमान के बीच है। ईरान और किसके बीच? कौन जल संधि? हार्मुज। कौन सा? जैसे नाम सुने होंगे मलक्का। कौन सा? मलक्का सुने हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक जल संधि जिसका नाम है मलक्का। क्या नाम है? क्या नाम है? शेट बनाते होंगे तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। मलक्का के बारे में बहुत सारा आपको ध्यान रखेंगे, प्रश्न आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि, यहां पर मिस प्रिंट है, याद रखिएगा जल संधि लिखा है, जल संधि भारत और के पश्चिम में है। तो एक विशेष याद रखिएगा, वो है अरब सागर। कौन सागर? बताइए कि भारत के पश्चिम में कौन सागर? कौन? अरब सागर। और पूर्व में कौन? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में, आप इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि भारत के, याद रखना भाई, भारत के पश्चिम में है अरब सागर। कौन सागर? कौन सागर? इधर है हिंद महासागर। कौन है? और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कौन सी खाड़ी? तो भारत के पूर्व में कौन? भारत के पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में। जबकि जल क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत में बंगाल के खाड़ी के अलावा कुछ अन्य खाड़ियां हैं, जैसे तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है और गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और, तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी कहां है? और मन्नार की खाड़ी कहां है? कहां पे? बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब इसका जवाब आप ही दे दीजिए। इसका सवाल, कुछ सवाल तो आप सेल्फ पढ़ेंगे और सेल्फ बनेगा। भारत का कौन सा राज्य पाक, याद रखिएगा पाक यहां हल संधि नहीं है, ये सुधार लीजिएगा, जल संधि है। अगर आपके नोट्स में है तो उसको सुधार लेना है। जल संधि सबसे पास है तो वो है तमिलनाडु। कौन भाई? तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु के पास ही याद रखेंगे पाक जल संधि है। कौन जल संधि है? पाक। कौन जल संधि? पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। भारत और किसको भाई? तो भारत और श्रीलंका के बीच याद रखेंगे, श्रीलंका के बीच कौन जल संधि है? पाक। और अगर राज्य पूछेगा कि यह जल संधि किस राज्य के पास है, तो तमिलनाडु। किस राज्य के पास? तमिलनाडु के पास है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और यह सवाल बढ़िया है, देख लीजिए क्या है। वायुमंडल में तीन चौथाई से अधिक भाग कौन सी गैस मौजूद है? कौन सी? कितना प्रतिशत? 78। और ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 21। कितना? तो बताओ भाई, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? कितना? कितना? और ये स्पष्ट रूप से याद रखेगा कि नाइट्रोजन एक, याद रखेंगे कोल्ड या ठंडा, याद रखेंगे गैस है। कैसा गैस है? ठंडा गैस। कौन भाई? नाइट्रोजन। कौन? तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? और ऑक्सीजन? लेकिन याद रखेंगे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हमने कहा था हाइड्रोजन, क्या? और दूसरा हीलियम। कौन? तो ब्रह्मांड में दूसरा सबसे ज्यादा गैस कौन? 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 और सबसे ज्यादा कितना? हाइड्रोजन है ना। याद रखिएगा कि हमारी वायुमंडल में, खास करके क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और कौन? और हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एक्सोफेयर की बात करेंगे, वायुमंडल में बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कंफर्म ना? एकदम पूरा ध्यान रखना है। कल से कोई भी याद रखना, स्वेटर वेटर पहन के नहीं आएगा, यही सब गड़बड़ करता है ना। कोई स्वेटर पहन के आएगा तो गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में आएगा। वायुमंडल के किस हिस्से में सबसे अधिक वायु प्रवाह पाया जाता है? प्यारे देख ध्यान दे, क्षोभ मंडल। कौन मंडल?
क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। प्यारे ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे नीचला की बात करेंगे, नीचला जो वायुमंडल का परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटना, कौन घटना? मौसम घटना, कौन घटना? यहीं पर वर्षा होगा, क्या होगा? यहीं पर बादल बनेगा, क्या बनेगा? तो मौसमी घटना, वर्षा का होना, बादल, और सबसे बड़ा तापमान। क्या भाई? तापमान में बदलाव जो होगा वो ध्यान रखिएगा किस मंडल में? तो बताइए कि क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधित सारी घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी? होगी। तो बताइए कि हमने अपनी वायुमंडल को 5 भागों में बांटा, कितना? क्षोभ मंडल कौन? समताप कौन? मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो बताओ भाई मौसम संबंधित सारी घटनाएं कहां? बिजली कहां चमकेगा? क्षोभ मंडल। कहां पे? वर्षा कहां होगा? तापमान में बदलाव कहां? हम लोग किस मंडल में हैं? किस मंडल में? तापमान में बदलाव हो रहा है। 10 दिन पहले ठंडा था, अभी नॉर्मल है, 1 महीना के बाद बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग किस मंडल में? कौन मंडल? यहां वर्षा होता है, ठंडा होगा, गर्मी पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निचले मंडल को क्या कहते हैं? क्या? जबकि दूसरा है समताप मंडल, कौन? जहां पर तापमान बराबर होगा, क्या होगा? और वहां हवाई जहाज चलेगा, क्या चलेगा? कंफर्म ना? सीख के जाइए, है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है, और ध्यान रखिएगा 3 सवाल और फास्ट, है ना। 3 सवाल। अरे लड़का पेशाब लगा जान रे, तो पूछ के जाएगा, बकलोल कहीं का। पेशाब लग गया, हलचल मचा रहा है, जाओ, छो वो बाथरूम है। हाँ समझो, हम खुद हैं कि भाई किसी तरह से ये लोग का भविष्य बना दें, भविष्य बना दें। नौकरी लग जाएगा, नौकरी लग जाएगा, समाज में जो आपका तिरस्कार होता है उस तिरस्कार से बच जाइएगा। 2 महीना के बाद होली आएगा। आप लोग समझिए कि इस बार अगर जिसको, इस बार तो भी इसमें किसी को जॉब नहीं है, टीचर नहीं है, इस बार आप गांव जाइएगा, होली में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई रंग नहीं लगाएगा। लेकिन इस होली में अगर इस होली के बाद अगर आप सभी सफल होंगे तो अगला होली रंग से, है ना। और जो आपको कभी नहीं रंग लगाता था सब लगा देगा, है ना, है ना। क्यों? क्योंकि समाज में आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। ये टीचर हो गया, हाई स्कूल का ही टीचर हो गया, मिडिल स्कूल का हो गया, प्राइमरी का हो गया, सब तुम पर नजर बना कर रखेगा। एगो हमरा भी है ना। बात समझा? बाकी बात बताएंगे, है ना। देख कमांडो कहता, हम वायुमंडल की सहायता से क्या महसूस करते हैं? सर्दी। और क्योंकि हमारी वायुमंडल की बात करेंगे तो हमारी वायुमंडल में सबसे निचला लेयर कौन था? जहां मौसमी संबंधित घटना हुआ था। कौन घटना? कन्फर्म ना? इसी लेकर ठंडा और क्या होता है? गर्मी। ठंडा और गर्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखो ई कितना बढ़िया सवाल है। तो लोग जो है कहता, हमारा मुख्य पृथ्वी मंडल क्या कहलाता है? कौन मंडल? मेरे नालायकों ध्यान दो, ये पृथ्वी पर कितने मंडल हैं सो समझो। पूछेगा, अभी हड़बड़ा रहा है ना, एग्जाम जब रहेगा ना टाइम भी तेजी से निकलेगा और उस समय लगेगा क्या थोड़ा सा अगर कर लेते। देखो पृथ्वी के मंडल कितने हैं? सबसे पहले याद रखिए पृथ्वी में जैव मंडल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले याद रखेंगे है स्थल मंडल। कौन मंडल? स्थल मंडल में कंटिनेंट याद रखेंगे, सातों महादेश, पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरना सारे के सारे स्थल मंडल में हैं।
और इसी स्थल मंडल पर याद रखिए जीवों का विकास होगा। कैसे, ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल पर ही मिट्टी है। स्थल मंडल के बाद जो होता है वो होता है जल मंडल। कौन मंडल? जल मंडल में हम आपको सागर, महासागर और खाड़ी के बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा का पूरा महासागर, सागर और खाड़ी, और एक होता है हमारा वायुमंडल। कौन मंडल? कौन मंडल? प्यारे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों जब रहेगा तभी बनेगा जैव मंडल। कौन मंडल? और इस जैव मंडल में होंगे प्लांट और एनिमल। प्लांट और कौन? प्लांट और अर्थात जीव। क्या होंगे? जीव। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पृथ्वी पर मंडल की बात करेंगे तो पहला कौन? स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद जल मंडल, जल मंडल के बाद वायुमंडल, और ये सभी तीनों रहेगा तो क्या बनेगा? जैव मंडल। क्या बनेगा? जैव मंडल। क्लियर ना? इसके बाद ध्यान रखिएगा, सेकंड लास्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, और सेकंड लास्ट में देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो। कहता है कि भूमंडल के कौन कौन से 3 प्रमुख मंडल हैं? देख लो, स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये 3 प्रमुख हैं। ये 3 जब रहेगा तभी बनेगा कौन मंडल? कौन मंडल? जैव मंडल। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जल मंडल में याद रखेंगे सारे महासागर और क्या होंगे? सागर। सागर और महासागर, सागर और महासागर किस मंडल में? बताइए। देश महादेश, देश महादेश, देश महादेश, कंफर्म ना? अब वायुमंडल कौन? अगर वायुमंडल में क्षोभ मंडल नहीं होगा तो क्या पृथ्वी रहेगा? अगर समताप मंडल नहीं रहेगा तो रहेगा, क्योंकि समताप मंडल में ही एक विशेष लेयर रहता है जिसको ओजोन कहते हैं। क्या? और वैज्ञानिकों का कहना है कि ओजोन के अपक्षय के कारण ही, ओजोन परत के डैमेज के कारण ही विश्व के तापमान क्या कर रहे हैं? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? और अगर ओजोन डैमेज हो गया सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो ध्यान रखेंगे कि क्या हमारा पृथ्वी रहेगा? याद रखेंगे, विश्व के तापमान बढ़ जाएंगे, और विश्व के तापमान जब बढ़ेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन जब होगा तो मौसम परिवर्तन होगा, और मौसम परिवर्तन होगा तो उसका सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ेगा। कृषि पर जब पड़ेगा तो विश्व में भूखमरी आएगा और दुनिया में लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए कर दुनिया के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या है, और वो है ओजोन परत। कौन परत? तो बताओ, वायुमंडल नहीं रहेगा तो रहेगा पृथ्वी? नहीं ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सुनना भी है और समझना भी और लिखाना भी है, ताकि लोग ज्यादा कर सकें। कहता है वायुमंडल में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो प्यारे देख लो कौन कौन है। तो वायुमंडल, वायु मतलब हवा, मंडल मतलब क्षेत्र। कौन कौन से तत्व हैं? तो याद रखेगा, हवा और क्या है? धूल का। हवा और है कि नहीं है? और हमारे वायुमंडल या पृथ्वी के वायुमंडल में हमने कहा था कि सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। क्या है? और नाइट्रोजन के बाद दूसरा कौन सा गैस? ऑक्सीजन। कौन सा? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और क्या है? नाइट्रोजन और कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। और कल से स्वेटर नहीं है ना? चलिए, आज का सेशन मेरे कमांडो यहीं तक। लगातार YouTube पर बने रहें ताकि आपको ज्यादा लाभ मिल सके। बातें कि 2 घंटा बोले